नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनगणना 2027 उसके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उससे संबंधित आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम अवधारणा और परिभाषा देखेंगे भवन और जनगणना मकान की। वीडियो का उद्देश्य रहेगा कि मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की बुनियादी जो अवधारणा है उन परिभाषाओं को हम समझेंगे। आज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर आज के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB जो कि महत्वपूर्ण इकाई है जनगणना से रिलेटेड, उसको समझेंगे। परिसर को समझेंगे, भवन को समझेंगे, जनगणना मकान क्या होता है, परिवार क्या है, परिवार का मुखिया कौन है, शामिल किए जाने वाले व्यक्ति और मकान सूचीकरण। एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। मकान जो सूचीकरण है जो कि हमारे जनगणना का पहला चरण है, इसमें ये सभी महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं के आधार पर जो हमारी है जनगणना, डिजिटल जनगणना होनी है। जनगणना का प्राथमिक उद्देश्य देश और उसकी प्रशासनिक इकाइयों की जनसंख्या और गैर जनसांख्यिकीय आंकड़े प्राप्त करना है। इसमें मकान सूचीकरण ब्लॉक जो है जनगणना की एक मूल इकाई है। हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले कंट्री से के बाद में आपका स्टेट आएगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज और HLB सबसे छोटी इकाई रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये कंट्री है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं। मान लो कंट्री से छोटा जो भाग रहेगा वो स्टेट का रहता है और स्टेट से छोटा जो भाग रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी तहसील होती हैं और तहसील के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं। तो एक गांव में एक से ज़्यादा HLB हो सकती है, वार्ड वगैरह होते हैं ज़्यादा। तो इस तरह अगर गांव छोटा है तो एक HLB हो सकती है, गांव अगर बड़ा है तो 2 हो सकती हैं और ज़्यादा बड़ा है तो 3 हो सकती हैं और इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। तो हम ये मान के चलें HLB जो है वो सबसे छोटी इकाई है और इसी के बारे में हम समझेंगे। HLB के लिए आपको जो 3D इमेज यहाँ पर दी गई है वो इस तरह की दी गई है, लेकिन जब आप HLO ऐप डाउनलोड करेंगे तो HLB हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कुछ इस तरह से आएगा। साथियों, हमारे HLO ऐप पर जैसे ही हम अपना मानचित्र जो डाउनलोड करेंगे तो इसमें इस तरह की एक HLB आएगी। ये जो एरिया दिख रहा है हमें, ये एरिया जो है तो ये इसके अंदर का जो भाग है इसके अंदर हमें जनगणना करनी है। इसके अंदर समस्त भवन, समस्त भौगोलिक क्षेत्र, नदी, तालाब, सड़क, खेत, खलिहान, जो चीज़ भी इसके अंदर आ रही है हमें किसी को छोड़ना नहीं है। HLB के अंदर जो भी भौगोलिक क्षेत्र आएगा हमें समस्त क्षेत्र को यहाँ पर कवर करना है और कवर करते हुए सर्वप्रथम हमें नजरी नक्शा बनाना है। साथियों, HLB डाउनलोड करने का वीडियो भी इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसमें आपको नजरी नक्शा कैसे बनाना है इसका वीडियो भी मिल जाएगा। आप चैनल पर जाकर सभी प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ में यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी वीडियो रहेगा। बाकी छोटे छोटे वीडियो HLB डाउनलोड करना, लॉगिन करना, नजरी नक्शा बनाना, इनसे संबंधित हैं तो हम इसी चैनल के अंदर देख सकते हैं। जो HLB रहेगी तो HLB में हमें करना क्या है, जैसे सबसे पहले हम यहाँ देखें मकानों को नंबर देने और मकान सूचीकरण संबंधित जनगणना कार्यों को पूरा करने के लिए एक प्रगणक को आवंटित विशिष्ट क्षेत्र है। साथियों, प्रगणक को एक HLB और एक से ज़्यादा HLB भी मिल सकती है, क्योंकि गांव अगर छोटा है तो एक HLB में मान लो 5-10 मकान 20 मकान आए हैं तो हो सकता है उनको 2 HLB मिली हो, किसी को 3 HLB मिली हो। तो HLB आप देख लें कि सभी HLB आप डाउनलोड करें और HLB को समझें। खास चीज़ क्या है कि नियुक्ति आदेश और
वो ऐप में उपलब्ध मकान सूचीकरण ब्लॉक मैप के साथ सुपरवाइजर के साथ क्षेत्र का दौरा करना है, मकान सूचीकरण ब्लॉक की पहचान करना है, उससे संबंधित अच्छी तरह परिचित होना है और इसमें बिखरी हुई अलग थलग दूर दराज बनी इमारतों को भी शामिल करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो HLB है तो इस 3D में इस टाइप से दी गई है। हम चाहें तो जो नेट से डाउनलोड हो रही है, जो HLO ऐप से डाउनलोड हो रही है, हम उसी HLB का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ हम देखें जैसे ये HLB है, इस HLB में आपको समस्त जानकारी यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। इसमें ज़्यादा डीपली अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि HLB से संबंधित अलग वीडियो है, आप उसमें नजरी नक्शा जब बनाएंगे सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समस्त जानकारी HLB से संबंधित लिखी है, स्टेट से लेके हमारे वार्ड तक की जानकारी यहाँ पर है। और ये जो HLB है इसके अंदर हम जो भी प्रगणक है इसके अंदर कार्य करना है और ध्यान रखना है कि HLB के अंदर कोई भी क्षेत्र ना छूट पाए, सभी को यहाँ कवर करते हुए हमें कार्य करना है। अब यहाँ हम खास चीज़ देखते हैं कि मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर आने वाले किसी भी ढांचे भवन को नहीं छोड़ना। मकान सूचीकरण ब्लॉक के भीतर की बिखरी हुई सीमाएं अलग थलग भवनों को शामिल करते हुए अत्यधिक सावधानी बरती जानी है। यहाँ ध्यान रहे कि जो सावधानी है इसको जरूर पढ़ लें आप। अलग थलग बने भवन परिवारों को कवर करते हुए सुनिश्चित करें कि उनमें मुख्य बस्ती में अगर कोई निवास कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान लो हमारा क्षेत्र है, ये अंदर का हमारा क्षेत्र है और HLB के अंदर मान लो एक कोई व्यक्ति यहाँ पर निवास कर रहा है, यदि उनके पास दोनों स्थानों पर निवास है तो उनकी गणना वहां करें जहां पर विवर्ष में अधिकांश रहते हैं। हो सकता है इसी HLB के अंदर इसका मान लो यहाँ खेत पर भी मकान है, मान लो एक ए व्यक्ति है यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है साल में, तो अधिकांश वर्ष भर में यहाँ रहता हो वहाँ उसकी गणना करनी है। इसकी दोनों जगह गणना करने से बचें। हो सकता है कि ये इस HLB के बाहर भी रह सकता है, कि इसका खेत मान लो दूसरी HLB में जाके है और यहाँ पर रह रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कोई भी व्यक्ति अगर दो जगह रहता है, निवास करता है, तो वर्ष में अधिकांश जहाँ एक जगह रहेगा उसकी गणना सिर्फ एक जगह करनी है, बाकी जगह इनकी जनगणना नहीं करनी। अब हम समझते हैं परिसर। साथियों, जो हमारा आज का उद्देश्य है कि हमें क्या क्या समझना है, तो इसमें हम क्लियर कर चुके थे पहले ही कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें क्या समझना था। सबसे पहले हमने HLB को क्लियर कर लिया है, अब हम परिसर को क्लियर करेंगे। साथियों, वीडियो लेंथ ही रहेगा लेकिन एक एक चीज़ यहाँ क्लियर कर लेंगे। आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो इसके अंदर अगर परिवार या परिवार के मुखिया से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं परिसर। अब परिसर देखते हैं परिसर क्या है। साथियों, हम जानते हैं परिसर से, परिसर क्या है, जैसे एक 3D यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, इसके अंदर जो ये भवन दिख रहा है ये पूरा क्या है, इसके अंदर जो खुली हुई जगह मिला के पूरा परिसर है। तो परिसर का अर्थ क्या होता है, भूमि सहित भवन, अपार्टमेंट या फ्लैट बहुमंजिला भवनों के मामले में इनसे जुड़ा हुआ स्थान। ये कोई बिल्डिंग है, इसके साथ ये जगह जुड़ी हुई है, ये अपार्टमेंट, ये जो भूमि जुड़ी हुई है, ये समस्त इसका परिसर कहलाएगा। और परिसर में दीवार या घेराबंदी हो सकती है और नहीं भी, इसके अंदर दीवार हो भी सकती है और नहीं भी, आगे हम इमेज में क्लियर कर लेंगे। साथियों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि ये बिना संयुक्त दीवार वाला परिसर है, ये संयोजित दीवार वाला परिसर है। आप देख रहे हैं ये दीवार है और ये प्राकृतिक वाड़ जिसे कहते हैं, जो प्राकृतिक अपने जो पेड़ वगैरह हैं उनके माध्यम से गांव में इस तरह के परिसर आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, हम देखते हैं यहाँ पर कि भवन क्या है। अब हम भवन को समझेंगे, भवन की क्या अवधारणा है, भवन की परिभाषा क्या है, इसको समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन है। आपको सामने कुछ इमेज दिख रही हैं अभी,
देखते जाएं इमेज और समझते जाएं कि कौन एक भवन है। इस तरह से आप इमेज देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि जैसे मान लो जो पहली कंडीशन दिख रही है आपको, जो यहाँ पर पहली कंडीशन है, ये झोपड़ी टाइप है, ये भवन है। क्योंकि भवन क्या होता है, यहाँ चार दीवार हो, छत हो, कुल मिला के यहाँ एक सामान्य व्यक्ति रह सके, वो भवन है। ये बिल्डिंग दिख रही है पूरी, ये भी एक भवन है। यहाँ पर भी एक भवन कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर छत है, यहाँ पर कोई हम काम कर सकते हैं। भवन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि निवास करें हम, भवन का मतलब है दुकान भी कर सकते हैं, कारखाना भी है, फैक्ट्री है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पर काम हम कर सकें। ये देखिए यहाँ पर दुकानें लगी हैं, यहाँ पर ये भी एक भवन है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर छत है, थोड़ा सा इमेज में क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी यहाँ हम कह सकते हैं अगर छत है और कोई व्यक्ति रह सकता है या हम कोई काम कर सकते हैं तो ये भवन है। लेकिन इस तरह का जो एरिया है ये भवन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं कर सकता, ना हम यहाँ पर दुकान या शॉप चला सकते, क्योंकि ना तो इधर छत है ना दीवार है। और ये जो देख रहे हैं ये टीन सेट बना है, कुछ यहाँ छत भी है और टीन सेट से यहाँ पर दीवारें बनी हैं। यहाँ कुछ ये गोडाउन वगैरह का या फैक्ट्री टाइप का काम चल रहा है, ये भी भवन है। तो ये भवन कहलाते हैं। साथियों ये कुछ इमेज आपको और दिख रही हैं। ये देखिए मंदिर है, चर्च है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो है मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये भी भवन कहलाएंगे, क्योंकि इनमें भी चार दीवार होती हैं, छत होता है और गुरुद्वारा जो है वो सब यहाँ पर एक भवन कहलाएंगे। साथियों आमतौर पर चार दीवारों और एक छत के साथ जमीन की जो एकल संरचना है वो एक भवन। साथियों आमतौर पर चार दीवारों और एक छत के साथ जमीन की एकल संरचना जो होती है वो भवन कहलाती है। सामान्य शरीर वाले व्यक्ति के रहने, आवास या पहुंचने के लिए प्रावधान होना चाहिए। यह बहुमंजिला भी हो सकता है। साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पर एक से ज्यादा यहाँ पर मंजिल हो सकती हैं और इसमें गैर पारंपरिक संरचनाएं भी शामिल हो सकती हैं। जैसे ये शंक्वाकार आपको एक इमेज दिख रही है, ये भी भवन है। यहाँ पर गैर पारंपरिक संरचना भी हो सकती है, मतलब ईंट है, ईंट गिट्टी कंक्रीट वगैरह से यहाँ पर नहीं बनाया गया, कुछ दूसरी चीज़ों से यहाँ पर एक शंक्वाकार आकृति बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर हम रह सकते हैं, तो ये भवन है। साथियों ये भवन जो होता है उसके उपयोग और समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये जो भवन दिख रहा है आपका, पहली जो इमेज दिख रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली इमेज ऐसी है कि इसमें हम निवास कर सकते हैं। दूसरी इमेज में क्या है, दुकान वगैरह का काम चल रहा है। तीसरी इमेज आपको स्कूल वगैरह दिख रहा होगा, यहाँ पर स्कूल का काम चल रहा है। स्कूल में मतलब संस्थागत हो सकते हैं। तो भवन के क्या उपयोग हैं, भवन हम समझ चुके हैं, तो भवन का उपयोग भी समझ लेते हैं। यहाँ पर भवन आवास के काम भी आता है, भवन में दुकानदार भी कर सकते हैं, कार्यालय कारखाना भी हो सकता है, वर्कशॉप, वर्कशेड, स्कूल, मनोरंजन स्थल, पूजा स्थल जैसे अभी आप देख रहे थे, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गोडाउन भी हो सकता है, स्टोर आदि ये हो सकते हैं। भवन एक से अधिक उपयोग भी लाया जा सकता है, जैसे आवास सह दुकान। भवन का उपयोग हो सकता है कि यहाँ पर आवास भी होता और यहाँ पर दुकान भी होती है। आपको कई सारे भवन ऐसे मिलेंगे टाउन में कि यहाँ पर लोग रहते भी हैं और सामने रोड पर दुकान भी है, तो एक से ज़्यादा उपयोग भी हो सकते हैं। और कुछ भवन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि वैकेंट रहेंगे, खाली रहेंगे। साथियों हमें ध्यान ये रखना है कि जो जनगणना है, जनगणना की एकरूपता लाने के लिए यहाँ पर जो परिभाषाएं हैं, जो अवधारणा है, उनके आधार पर ही हमें यहाँ पर भवन
या जनगणना मकान या परिसर को मानना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हाउस लिस्टिंग अभी हम देख रहे थे, जो पहली चीज है गांव के बाद छोटी इकाई जो है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है, एचएलवी है। एचएलवी के अंदर क्या आएगा, प्रेमिसेस आएगा, बिल्डिंग अलॉन्ग विद द लैंड एंड कॉमन पैलेस अटैच टू इट। और उसके बाद बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग परिसर से छोटी इकाई हो जाएगी। अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड विद 4 वॉल्स एंड अ रूफ। तो इसका मतलब जो एचएलवी है उससे छोटी इकाई हो गई परिसर, और परिसर से छोटी इकाई हो गई बिल्डिंग। अब बिल्डिंग से अभी छोटी इकाई और आगे आने वाली है, उसको हम समझेंगे। अभी हम देखते हैं अब बिल्डिंग से छोटी इकाई क्या हो सकती है, वो है जनगणना मकान। साथियों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम एक एक चीज को बारी बारी से समझेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है जनगणना करते समय या अभी वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। साथियों, हम अभी सिंगल सिंगल करके यहाँ पर बारी बारी से सबसे पहले एचएलवी को समझ लिया हमने, मकान सूचीकरण ब्लॉक जिसको हिंदी में बोलेंगे। हमने परिसर को समझ लिया, भवन समझ गए हम, और इसके बाद हम देखते हैं जनगणना मकान। जनगणना मकान पर हम अभी पहुंचे हैं, तो जनगणना मकान की डेफिनेशन, अवधारणा को हम समझते हैं। साथियों, जनगणना मकान समझने के लिए हमें कुछ शर्तों को समझना है कि जनगणना मकान हम किससे कहेंगे। सबसे पहला, एक भवन अथवा भवन का भाग, भवन का एक भाग। मान लो एक भवन है, एक भवन में एक जनगणना मकान तो होगा ही, हो सकता है उसमें एक से ज्यादा हो। पहचान, एक पृथक इकाई के रूप में हो, एक अलग इकाई हो उसकी। और खास चीज जो है वो ये है, ये आपको डार्क दिख रहा है कि जनगणना मकान हम उसे कहेंगे जिसके लिए अलग से प्रवेश द्वार हो। प्रवेश द्वार का मतलब ये है कि सड़क भी हो सकती है, सड़क से भी हो सकता है, साझा अहाता या सीढ़ियों के द्वारा उसमें अलग सेपरेट व्यवस्था हो। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कहना है कि अगर 2 परिवार रह रहे हो तो दोनों परिवारों के लिए सेपरेट अलग अलग आने जाने की प्रवेश द्वार की व्यवस्था है। अब भवन जो जनगणना मकान है उसमें भी वही कंडीशन बनेगी, ये आबाद भी हो सकते हैं, मतलब कोई उपयोग हो रहा है, और खाली भी हो सकते हैं। ये आवासीय, गैर आवासीय अथवा दोनों प्रकार का उपयोग इसमें हो सकता है। तो हम आगे देखते हैं। साथियों, कुछ इमेज आपके सामने यहाँ पर दिख रही हैं। आप देखें कि सबसे पहली इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज है एक बिल्डिंग और एक ही जनगणना मकान की। और ये जो इमेज दिख रही है, एक बिल्डिंग है और 2 सेंसस हाउस है, मतलब 2 जनगणना मकान। और ये जो इमेज दिख रही है, एक मकान है, एक बिल्डिंग है और 4 सेंसस हाउस है, मतलब 4 जनगणना मकान है। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देखें सेपरेट सिंगल एंट्री है, ये पूरा एक भवन है और भवन में सिर्फ एक एंट्री है, तो एक बिल्डिंग और एक सेंसस हाउस है। ये दूसरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग में यहाँ आप देखें कि सेपरेट एंट्री अलग अलग दिख रही है। यहाँ पर एंट्री जो सेपरेट एंट्री है वो इनकी 2 एंट्री हमें दिख रही हैं, इसलिए यहाँ पर 2 जनगणना मकान हैं। और जहाँ तीसरी इमेज में हम देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं कि सभी के लिए अलग अलग सेपरेट एंट्री दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 जनगणना मकान है। साथियों, ये जो स्लाइड आपके सामने है, इसको देखने के बाद क्या होता है कि हमारे मन में कुछ क्वेश्चन आने लगते हैं कि एक ही व्यक्ति अगर पूरा उपयोग कर रहा है तो हम 4 जनगणना मकान क्यों कहेंगे। तो इसके संबंध में आगे की स्लाइड में आप क्लियर कर सकते हैं कि एक मकान का जो स्वामी है अगर पूरा इसका उपयोग कर रहा है तो इसको एक जनगणना मकान भी हम कह सकते हैं। ये आगे की स्लाइड में आपका क्लियर हो जाएगा। खास चीज क्या है भवन के लिए
जी सामने आपको रेड कलर में जो सर्कल दिख रहा है उसको आप देख लें, सेपरेट मेन एंट्रेंस। अगर सेपरेट एंट्रेंस है तो हम उसको अलग अलग जनगणना मकान कह सकते हैं। और इसके संबंध में मैं आपको प्रश्न बताया, अगर प्रश्न आएगा तो आगे चल के वो शंका भी आपकी दूर हो जाएगी। साथियों, जैसा कि आप इस वाले इमेज में देख रहे हैं, एक मल्टी का इमेज है। हम इसको M1 मतलब बिल्डिंग जो है, हम बिल्डिंग के लिए क्या लिखेंगे, CN लिखेंगे, CN और एक, मान लो CN एक है, यहाँ मल्टी लिखा है, जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है या वन बिल्डिंग विद 8 सेंसस हाउस। ये पूरी एक बिल्डिंग है, ये पूरी एक बिल्डिंग है और इसमें 8 सेंसस हाउस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टी इस टाइप के आपको सिटी में देखने को मिल सकती है, जहाँ अलग अलग सेंसस हाउस बने रहते हैं। तो ये पूरा भवन है और भवन के अंदर 8 सेपरेट एंट्रियाँ हैं, 8 सेपरेट एंट्री हैं। ये पूरा भवन है और भवन के अंदर 8 सेपरेट एंट्री हैं। तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रवेश द्वार मानते हुए, अलग अलग सेपरेट व्यवस्था मानते हुए यहाँ पर 8 जनगणना मकान मान रहे हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा, CN और ब्रैकेट्स में लिख देंगे 8। ये 8 जनगणना मकान है। ये पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं सामने। अब यहाँ पर हम कुछ और भवन और जनगणना मकान की पहचान देख सकते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं, एक अपार्टमेंट दिख रहा है आपको, मल्टी स्टोरी। इसमें 2 संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर ये रहेगा जो स्टैंडर्ड हमारा रूल्स है। स्टैंडर्ड रूल्स क्या कहता है, पूरी संरचना को एक भवन कहेंगे। स्टैंडर्ड रूल्स हमारा कहता है कि पूरी संरचना को हम भवन बोलेंगे, ये पूरी संरचना भवन है। उसके बाद प्रत्येक व्यक्तिगत फ्लैट जिसका अपना अलग प्रवेश द्वार है, आपको ध्यान रखना, प्रवेश द्वार जरूर ध्यान रखना, अगर अलग प्रवेश द्वार है, अलग जनगणना मकान कहलाएगा। जैसे मान लो इसमें जो अलग अलग प्रवेश द्वार है, नीचे से लेके, मतलब जो 8 मकान का एग्जाम्पल है वो ही मान लो ये, तो इसको अलग जनगणना मकान कहेंगे। ये स्टैंडर्ड रूल्स है। स्टैंडर्ड रूल्स क्या कहता है, पूरी एक बिल्डिंग है और इसके अंदर अलग अलग 8 जनगणना मकान हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, एक भवन और एक 8 जनगणना मकान। इसको हम क्या मानेंगे, एक भवन और 8 जनगणना मकान। अब यहाँ पर एक संभावना, एक केस और बन सकता है, वो है केस बी, द लोकल अथॉरिटी एक्सेप्शन। मतलब कभी कभी क्या होता है, जो स्थानीय प्राधिकरण होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले से ही अलग अलग भवन संख्या, बिल्डिंग नंबर्स आवंटित कर देते हैं, उन्हें हम भवन मान सकते हैं। स्पष्ट लिखा है, आप PPT देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा है भवन मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक फ्लैट को अलग भवन मान सकते हैं ताकि उन्हें फिर से नंबर देने की आवश्यकता ना पड़े। मतलब हम इसमें जो 8 जनगणना मकान थे उनको अलग अलग भवन भी मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखें आप, 8 भवन और 8 जनगणना मकान, मतलब ये पूरा भवन है, लेकिन हम इसको अगर कोई स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अलग अलग दिया गया है तो हम इसको अलग अलग भी मान सकते हैं। परिवार, अब हम समझते हैं परिवार। देखिए साथियों, सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उसको एक एक करके पूरा क्लियर कर रहे हैं, तो परिवार को समझ लेते हैं। तो परिवार होता क्या है, तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने है। परिवार से आपका क्या तात्पर्य है, क्या कोई घरेलू सहायक परिवार का हिस्सा हो सकता है, क्या पढ़ाई के लिए किराए के मकानों में साथ रहने वाले 2 दोस्त एक परिवार हो सकते हैं, क्या जेल में रहने वाले लोग किसी परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। साथियों, चारों क्वेश्चन आप देखें तो जो आपके सामने स्थितियां बनेंगी वो ऐसी 4 स्थिति बनेंगी। तो हमारे हिसाब से हमें कोई निर्णय नहीं लेना, जो परिवार वहां पर दिया गया है, जो जनगणना में इसकी डेफिनेशन, अवधारणा दी गई, हम उसके हिसाब से बात करेंगे। सबसे पहले परिवार से क्या तात्पर्य है इसको समझते हैं। संबंधित और या असंबंधित व्यक्तियों का समूह जो समानता एक साथ रहते हैं।
संबंधित और असंबंधित व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मान लो एक समूह में ये व्यक्ति रह रहे हैं, मान लो 4 व्यक्ति ऐसे हैं, मान लो यहाँ पर माता पिता और 2 बच्चे हैं और इसके साथ में कोई एक और साथ में है जो कि असंबंधित है, मतलब ये इनका ब्लड रिलेटिव या साथ संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको असंबंधित माने। तो ये सब लेकिन एक साथ रह रहे हैं। साथियों, यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि संबंधित, ये तो संबंधित हैं ये चारों, और ये असंबंधित व्यक्ति है, लेकिन ये पांचों एक साथ रह रहे हैं। संबंधित या असंबंधित व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं और जो भोजन के लिए एक ही रसोई या साथ भोजन पकाते हैं। तो 3 शर्तें दिख रही हैं। सबसे पहले संबंधित या असंबंधित व्यक्तियों का समूह हो गया, दूसरी शर्त जो सामान्यतः साथ रहते हैं, और तीसरी शर्त वो जो भोजन एक ही रसोई से लेते हैं, तो परिवार का गठन करते हैं। इसको हम परिवार कहेंगे। द कॉमन किचन इज द क्रिटिकल लिंक इन आइडेंटिफाइंग अ हाउसहोल्ड। साथियों, आगे हम देखते हैं परिवार के कुछ अपवाद हैं, हम इनको क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि जो संबंधित व्यक्ति हैं, ध्यान रखना अभी असंबंधित की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ संबंधित व्यक्ति या परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में अनिवार्यता के कारण एक रसोई से भोजन नहीं ले पाते, तो एक परिवार माना जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ संबंधित की बात कर रहे हैं। अगर संबंधित व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं और जैसे मान लो यहाँ पर ये मम्मी है, ये पापा है इनके, ये दोनों बच्चे हैं, ये साथ रह रहे हैं, ये अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस सभी के अलग है। मान लो किसी की नाइट ड्यूटी है, यहाँ मान लो किसी की नाइट ड्यूटी, मान लो इनकी यहाँ पर नाइट ड्यूटी है, ये भोजन यहीं से लेते हैं, बाकी मान लो तीनों घर से लेते हैं भोजन, और मान लो सभी अपने अपने ऑफिस में भोजन लेते हैं। तो ये काम के कारण अलग अलग रसोई से खाना ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक परिवार माने जाएंगे। यहाँ पर दूसरी शर्त जो तीसरी शर्त जो है एक रसोई वाली, तो यहाँ पर लागू नहीं होगी, क्योंकि काम की अनिवार्यता के कारण इनको मजबूरी में बाहर से खाना लेना पड़ता है, बाकी रहते लेकिन ये साथ में ही है। दूसरा क्या है, एक परिवार में एक या एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। एक परिवार में एक या एक से अधिक सदस्य हो सकते हैं, तो सामान्य सी बात है। एक व्यक्ति है और कोई नहीं है उसके घर में, तो एक व्यक्ति का ही परिवार है। अगर मान लो 2 व्यक्ति हैं, मान लो पति पत्नी है, तो 2 व्यक्तियों का परिवार हो सकता है। पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो 4 व्यक्तियों का परिवार हो सकता है। दादा दादी भी साथ में हैं और एक ही परिवार मान रहे हैं वो, तो 6 व्यक्ति हो गए। तो जरूरी नहीं कि कोई अलग परिवार हो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रत्येक असंबंधित व्यक्ति जो एक साथ रहते हैं लेकिन एक ही रसोई में से भोजन नहीं करते, तो प्रत्येक को अलग अलग परिवार माना जाएगा। ध्यान रखें, अभी जो बात हम कर रहे थे कौन सी, कि जो संबंधित व्यक्ति हैं वो रह तो साथ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अलग अलग रसोई से खाना ले रहे हैं, तब भी परिवार माने जाएंगे। लेकिन अगर मान लो ये चारों असंबंधित होते, मान लो ये संबंधित नहीं है और अलग अलग रसोई से खाना ले रहे हैं, तो ये सेपरेट परिवार माने जाते। ध्यान रखना ये कि संबंधित व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं, अलग रसोई से खाना खा रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, एक परिवार। लेकिन असंबंधित व्यक्ति अगर अलग अलग रसोई से खाना ले रहे हैं तो वो अलग अलग परिवार माने जाएंगे। इसके संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हैं। अब परिवार के प्रकार, तो पहला क्या रहता है, सामान्य परिवार होता है, दूसरा रहता है संस्थागत परिवार, और तीसरा होता है यहाँ पर बेघर परिवार। तो हम पहले देखते हैं सामान्य परिवार। तो सामान्य परिवार व्यक्तियों का समूह, संबंधित या असंबंधित व्यक्तियों का जो समूह है वो संबंधित या असंबंधित दोनों का मिश्रण हो सकता है, जो आमतौर पर एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई से खाना या भोजन लेते हैं, तो यह एक सामान्य परिवार होगा। साथियों, ये हम पहले से कहते आ रहे हैं कि संबंधित या संबंधित अगर एक साथ रह रहे हैं और एक ही रसोई से खाना ले रहे हैं तो वो सामान्य परिवार होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, भले ही पति और पत्नी या संबंधित व्यक्तियों का एक समूह हो सकता है। ये अभी हम बात कर रहे थे किसकी, संबंधित
और असंबंधित की, जो कि एक रसोई से खाना ले रहे थे। लेकिन यहाँ अभी हमने अपवाद भी पढ़े। अपवाद क्या था कि पति पत्नी या संबंधित व्यक्ति, संबंधित की बात कर रहे हैं, अभी हम दोनों की बात कर रहे थे यहाँ पर, अब हम सिर्फ एक की बात करेंगे, इसकी संबंधित की, जो आमतौर पर जनगणना मकान में एक साथ तो रहते हैं लेकिन किसी कारण से बाहर खाना खाते हैं, तब भी वो एक समान परिवार होगा। ध्यान रखना साथियों, संबंधित से संबंधित व्यक्ति के लिए क्या शर्त है? इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही रसोई से खाना खा रहे हैं, और संबंधित व्यक्ति इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन अलग अलग भी खाना ले सकते हैं, तब भी समान परिवार हो जाएगा। अब हम देखते हैं संस्थागत परिवार क्या होता है। तो संस्थागत परिवार क्या रहता है, यहाँ पर आप क्लियर कर लें। संस्थागत परिवार से मतलब होता है व्यक्तियों का एक समूह जो एक संस्था में तो रहते हैं और एक साझी रसोई से अपना भोजन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हॉस्टल देखा है आपने, बोर्डिंग हाउस देखा है, जेल वगैरह, आश्रम वगैरह, ये सब चीज़ आप देखते हैं। एक हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं और एक ही मेस से खाना ले रहे हैं, तो वो एक परिवार माने जाएंगे और इसको क्या कहेंगे? संस्थागत परिवार। उसके बाद संस्थागत परिवार के साथ याद रखने वाली बात क्या है? यदि किसी संस्था में रहवासी एक समान रसोई से भोजन साझा नहीं करते तो ऐसे प्रत्येक रहवासी के लिए अलग परिवार माना जाएगा। ये पहले क्लियर कर दिया है कि असंबंधित व्यक्ति अगर अलग अलग भोजन ले रहे हैं तो उनको हम अलग अलग परिवार मानेंगे, और अलग अलग जनगणना मकानों में रहने वाले, अलग अलग खाना पकाने वाले वार्डन चपरासी भी अलग अलग माने जाएंगे। ध्यान रखना, जैसे मान लो ये हॉस्टल है तो यहाँ बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं तो इनके परिवार अलग अलग माने जाएंगे अगर ये एक ही रसोई से नहीं ले रहा है, और जो वार्डन है उसको भी अलग माना जाएगा, जो चपरासी है उसको भी अलग माना जाएगा, क्योंकि ये अलग अलग रसोई से खाना ले रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट का मतलब क्या होता है ये सभी को पता है। द सर्विस प्रोवाइड ऑनर रिसीव फिक्स मंथली चार्ज फॉर लॉजिंग, मील्स एंड अदर फैसिलिटी इफ द पीजी इज रजिस्टर्ड। यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहला केस क्या रहेगा? कॉमन किचन। कॉमन किचन अगर है तो यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन, अगर पीजी रजिस्टर्ड है तो संस्थागत परिवार, और पीजी रजिस्टर्ड नहीं है तो सामान्य परिवार। बस सीधी बात। एक ही रसोई से खाना खाते हैं, रजिस्टर्ड है तो संस्थागत, और एक ही रसोई से खाना खाते हैं और रजिस्टर्ड नहीं है तो सामान्य। दूसरी कंडीशन, अगर सेपरेट किचन नहीं है तो आपको ध्यान रखना है इनको हम अलग अलग परिवार मानेंगे। इसके बाद आता है बेघर। तो ध्यान रखना साथियों, बेघर को आप जानते ही हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, कोई पुल वगैरह या ये पाइप, इस टाइप के पाइप वगैरह में रहते हैं जो लोग, उनको हम बेघर कहते हैं। इनकी जनगणना मकान सूचीकरण चरण में शामिल नहीं है, लेकिन आगे चल के जो सेकंड चरण आएगा इनकी जनगणना होगी। अभी इनकी जनगणना नहीं होगी। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने, इनसे जितने डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये पहला भवन है, इसमें एक जनगणना मकान है, ये दूसरा मकान है, इसमें एक जनगणना मकान है, ये तीसरा भवन है, इसमें एक जनगणना मकान है। साथियों, जनगणना मकान के लिए ये आपका ऐप ऑटोमेटिक 000 और ये 1 2 3 4 जो भी आएगा तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा। और ये चौथा मकान है जिसमें एक ही भवन है, एक ही जनगणना मकान है। अब आप देख सकते हैं कि पांचवा जो भवन है उसमें दो जनगणना मकान है। कैसे? ये 2 मंजिल है। अब इसमें 2 कंडीशन बन सकते हैं। अगर मान लो, यहाँ देखिए उदाहरण में दिया गया भवन संख्या 5 का उपयोग एक ही उद्देश्य के लिए एक ही परिवार द्वारा किया जाता है, तब भवन संख्या 5 को एक जनगणना मकान के रूप में माना जाएगा। हालांकि इसमें 2 अलग अलग प्रवेश द्वार हैं। देखिए, इसमें प्रवेश द्वार तो अलग हैं, लेकिन इसको हम एक मकान, एक भवन और एक मकान ही मानेंगे। अगर मान लो इसका जो मुखिया है वो इस पूरे का उपयोग करता है। ऐसे ये है 6 नंबर, इसमें 3 जनगणना मकान है। वैसे 3 जनगणना मकान है क्योंकि तीनों के लिए सेपरेट एंट्री है, लेकिन अगर इसका मुखिया स्वयं के लिए उपयोग करता है पूरा तो एक ही जनगणना मकान होगा। साथियों, मैंने अभी आपसे कहा था कि कुछ डाउट रहेंगे वो आगे की स्लाइड में क्लियर हो जाएंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो ध्यान से आप देख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसके बाद इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल ये दिया है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 जनगणना मकान दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि कमरे तो 5 हैं, लेकिन एक व्यक्ति
2 कमरों का प्रयोग कर रहा है, एक व्यक्ति 3 कमरों का कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 जनगणना मकान। हो सकता है इसमें एक कंडीशन और बन जाती, इसमें एक कंडीशन और ऐसी बन जाती कि ये पूरा मकान एक ही व्यक्ति उपयोग कर रहा होता, तो इसको एक जनगणना मकान बोलते। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और बनती, ये अलग अलग व्यक्ति इसका उपयोग कर रहे होते तो 5 जनगणना मकान। तो साथियों, इसको हम क्लियर करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ देख लेते हैं। मान लो एक ये संस्था है, परिसर के अंदर एक संरचना है जो हॉस्टल की संरचना है। ये हॉस्टल है और उपयोग में वार्डन के निवास तथा रसोइये का निवास भी शामिल किया गया। 3 जनगणना मकान होंगे। ये यहाँ पर मान लो रसोइया रहता है, यहाँ पर वार्डन रहता है, और ये पूरे यहाँ पर बच्चे वगैरह जो हॉस्टल में रहते हैं। तो ये पूरे एक परिवार हो जाएंगे। ये एक जनगणना मकान हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। साथियों, गांव में हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। परिसर में, एक परिसर में इस तरह के अलग अलग व्यवस्था मिलेगी। यहाँ किचन है, सेपरेट एंट्री है। ये मेन रेसिडेंस है, सेपरेट एंट्री है। ये टॉयलेट है, सेपरेट एंट्री है। ये बैठक कक्ष है, ये भी सेपरेट एंट्री। साथियों, लेकिन ये पूरा एक परिसर के अंदर ही है। तो हम इसको एक भवन एक जनगणना मकान ही मानेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है आप देख सकते हैं, जितनी भी जो एक संरचना है पूरी एक जनगणना मकान ही बना रही है, क्योंकि व्यवस्था के लिए सभी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम एक भवन एक जनगणना मकान ही बोलेंगे, क्योंकि गांव में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एक परिसर में स्थित झोंपड़ी संरचनाओं का समूह जिसमें एक ही परिवार रहता है। हालांकि इसमें प्रत्येक अलग अलग संरचना है, लेकिन वे अलग एक अलग इकाई बनाते हैं, इसलिए इसको सामूहिक रूप से एक भवन और एक जनगणना मकान हमें माना जाएगा। उक्त उदाहरण में यदि संरचना का उपयोग किसी अन्य परिवार द्वारा किया जाता तो संरचना को भवन और अलग मकान माना जाएगा। हो सकता है अगर मान लो 2 परिवार होते यहाँ पर और अलग अलग प्रयोग कर रहे होते तो हम इसको 2 भी मान सकते थे। साथियों, इस तरह की संरचना भी आपको गांव में देखने को मिलेगी कि एक जगह पशु शेड बना है, यहाँ पर वर्क शेड बना है, एक किचन बनी है, एक रेसिडेंस बना है। तो आपको पता है कि ये तो हो गया एक जनगणना मकान, ये दूसरा जनगणना मकान हो गया, ये तीसरा हो गया। तो हम इसको एक भवन और 3 जनगणना मकान मान सकते हैं। साथियों, इसमें कोई परेशानी नहीं है कि अगर आपको ऐसा लगे कि 3 जनगणना मकान क्यों कहें, तो ये सब जो अवधारणाएं बनाई गई हैं उसके आधार पर एक जनगणना मकान को अलग माना गया और भवन को अलग। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि इसको हम ऐसा मान सकते हैं। अब नीचे दिए गए उदाहरण में यदि इनमें से किसी संरचना का उपयोग किसी अन्य परिवार द्वारा किया जाता है तो ऐसी संरचना में एक अलग भवन तथा एक अलग जनगणना मकान भी माना जाएगा। इस तरह की संरचना भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम संभावना फर्स्ट बताते हैं यहाँ कि एक संरचना में आवास, गैरेज तथा नौकर का मकान है। एक बंद परिसर में ये पूरा परिसर है, ये पूरा परिसर है। इसका मतलब ये एक भवन है। ठीक है, मान लिया हमने ये एक भवन है और इसके अंदर 1 2 3 जनगणना मकान हमने मान लिए। क्यों मान लिए हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ये आवास है, एक गैरेज है और ये नौकर का मकान है। अब आगे चलते हैं हम। एक भवन 3 जनगणना मकान, ये हो गया। उदाहरण में नौकर मालिक के परिवार से भोजन नहीं लेता। हो सकता है ये नौकर 3 नंबर में रह रहा है, ये इसके परिवार से क्या है, भोजन नहीं रह सकता, तदनुसार अलग जनगणना मकान नंबर दिया जाएगा। अब दूसरी संभावना क्या बनेगी? यदि दिए गए उदाहरण में नौकर परिवार के मकान से भोजन लेता है और मालिक के परिवार का सदस्य गिना जाता है। हो सकता है ये जो नौकर है, यहाँ पर जो नौकर निवास करता है, ये इनके ही परिवार से भोजन लेता है और इनके परिवार में ही इसको शामिल किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक भवन और 2 जनगणना मकान मान सकते हैं। साथियों, स्थिति के आधार पर हम जनगणना मकान की संख्या कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि वो तो 2 मंजिल है तो 2 जनगणना मकान, 3 है तो 3, सेपरेट व्यवस्था है, अलग अलग परिवार है तो हम ऐसा मान सकते हैं।
अब हम केस स्टडी करते हैं यहाँ पर। ये इस तरह की संरचना आपको सिटियों में जाके मिलेगी। यहाँ पर जैसे मान लो ये एक पूरी बिल्डिंग है जिसमें 12 सेंसस हाउस हैं और 12 नॉर्मल हाउस होल्ड हैं। यहाँ पर बिल्डिंग तो एक है, आप देखें बिल्डिंग एक हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर कितने हो गए, 12 जनगणना मकान हो गए। तो यहाँ CN01 एक बिल्डिंग है और 12 जनगणना मकान हो गए, और 12 जनगणना मकान में 12 ही परिवार निवास कर रहे हैं। ऐसी संरचना भी आपको देखने को मिल सकती। यहाँ पर बिल्डिंग भी एक है और जो सेंसस हाउस है वो भी, जो यहाँ पर आप देखें बिल्डिंग 2 में देखें एक बिल्डिंग है और एक ही यहाँ पर जनगणना मकान है। उसके बाद बिल्डिंग 3 देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये अलग से बिल्डिंग 3 बनी हुई है। ऐसे बिल्डिंग 4 बनी है यहाँ पर। साथियों, इस तरह की केस स्टडी आपको देखने मिल सकती है। जो जटिल शहरी क्षेत्र रहता है, जहाँ मान के चलते हैं यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, CN01 एक बिल्डिंग है और इसके अंदर 12 जनगणना मकान है और इसके अंदर 12 ही परिवार निवास कर रहे हैं। और दूसरी बिल्डिंग मान लो ये है, तीसरी बिल्डिंग ये बनी है अलग, और चौथी बिल्डिंग यहाँ पर बनी है। मतलब इस तरह से अलग अलग बिल्डिंग बनी है। अच्छा, एक ऐसा परिसर भी आपको देखने मिल सकता है। ये पूरा परिसर है, यहाँ आप देख रहे हैं, और ये एक मकान है और इसमें क्या है, इस बिल्डिंग में अलग अलग आपको दिख रहे होंगे सेंसस हाउस जो हैं, एक है और सेंसस हाउस यहाँ पर दूसरा दिख रहा है। पहला सेंसस हाउस ये हो गया और दूसरा सेंसस हाउस ये हो गया और तीसरा सेंसस हाउस ये हो गया। देखिए सभी का उपयोग भी है इसमें। एक ही कैंपस में एक ही जो परिसर है उसमें क्या है, 3 जनगणना मकान अलग अलग सेपरेट एंटिटी के यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर 3 जनगणना मकान मान सकते हैं, क्योंकि इस पर लिखा है 3 नंबर में नॉन रेसिडेंट्स है, मतलब निवासी नहीं है ये, तो अलग अलग हम इसको मान सकते हैं। अब इस तरह की भी आपको ग्रामीण में जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं ये पूरा परिसर दिख रहा होगा, ये पूरा परिसर दिख रहा होगा। ये बिल्डिंग, ये देखिए ये पूरा परिसर है, ये बंद परिसर है। यहाँ आप देखें ये पूरा बिल्डिंग एक मान ली है, ये नॉन रेसिडेंस हो गया, ये भी नॉन रेसिडेंस हो गया। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, हाउस होल्ड है मतलब परिवार रह रहा है इसमें, ये दोनों को एक मान लिया है और ये पूरी बिल्डिंग मान ली। तो इस तरह की कंडीशन भी आपको देखने मिलेगी। और दूसरा आप देखें बिल्डिंग ये अलग है। अब गांव में दोनों कंडीशन मिलेंगी, एक बहुत बड़ा परिसर मिल सकता है, एक बहुत छोटा परिसर मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन आपको देखने को गांव में मिल सकती है। याद रखने वाली बातें, खास बातें ये हैं साथियों, जो हमारा पूरा वीडियो है उसका पूरा सार यहाँ पर है। मकान सूचीकरण ब्लॉक, ध्यान रखना आपका निर्धारित क्षेत्र है। भवन एकल संरचना है या संरचनाओं का समूह जिसका उपयोग एक इकाई के रूप में किया जाता है। जनगणना मकान को एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार से परिभाषित किया गया है। परिवार को एक साझा रसोई द्वारा परिभाषित किया गया है। और गहनता से विचार करें, जटिल मामलों को हल करने के लिए एकल उपयोग और स्थानीय अधिकारियों द्वारा भी नंबरिंग दी गई है, उन पर की गई नंबरिंग पर भी ध्यान दें। तो यहाँ आप समझ चुके हैं कि ये मान लो HLV है, HLV के अंदर उससे छोटी इकाई भवन है, भवन से छोटी इकाई जनगणना मकान है और जनगणना मकान से छोटी इकाई क्या है, परिवार है। तो एक HLV में बहुत सारे भवन हो सकते हैं, एक भवन में एक से ज़्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं, एक जनगणना मकान में एक से ज़्यादा परिवार हो सकते हैं। साथियों हम देखते हैं परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया कौन होता है, तो यहाँ पर परिवार का मुखिया कौन है, आप देख रहे हैं ये कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। तो इसका मतलब अगर मान लो बुजुर्ग हैं तो वही क्या परिवार के मुखिया, या कोई ज़्यादा कमाता है वही परिवार का मुखिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। परिवार का मुखिया क्या है, यहाँ पर ध्यान रखें, परिवार का मुखिया एक ऐसा व्यक्ति जिसे परिवार में ऐसी मान्यता मिली हो
वह आमतौर पर दिन प्रतिदिन के जो मामले हैं उनकी जिम्मेदारियां वहन करता है और अपने निर्णय लेता है। पर जरूरी नहीं कि परिवार का मुखिया कोई बुजुर्ग या अधिक कमाई करने वाला हो। परिवार का मुखिया किसी भी लिंग का हो सकता, मतलब महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। और संस्थागत परिवार में जो वार्डन रहता है, मैनेजर रहता है, जेलर, सचिव वगैरह परिवार के मुखिया माने जाते हैं। परिवार से मुखिया संबंधित सामान्य रूप से सामान्य संस्थागत परिवार रहने वाले व्यक्तियों की गणना की जानी है। सामान्य परिवारों की गणना की जानी है भले ही उनमें से कुछ मकान सूचकांक के दिन अनुपस्थित हों। आकस्मिक आगंतुकों को बाहर रखा जाना क्योंकि उन्हें सामान्य निवास स्थान पर गणना योग्य माना जाएगा। राजनयिक दर्जा रखने वाले विदेशियों और उनके परिवार सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाना। मकान सूचीकरण के लिए रक्षा के तहत निश्चित क्षेत्रों को स्पेशल चार्ज को शामिल नहीं किया जाना। भवन नंबर कैसे देने साथियों, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। भवन नंबर में आपको ध्यान रखना, यह सुनिश्चित करना कि मकान सूचीकरण ब्लॉक में स्थित प्रत्येक भवन और जनगणना मकान को क्रम से नंबर दिए जाएं। ध्यान रखना साथियों, हमें भवन सड़क के भवन नंबर जो है सड़क के दोनों साइड हमें देना है और कोई भी भवन छूट ना पाए। भवन नंबर परिदृश्य, यदि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पहले से अगर भवन नंबर उस ब्लॉक में डले हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मान लो व्यवस्थित नहीं है तो आप स्वयं डालें, और अगर नंबर नहीं है तो हमें नए सिरे से क्रमवार नंबर देना पड़ेगा। अब खास चीज़ क्या है, फॉर अ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, इफ़ द रूफ कंप्लीट नंबर शुड बी गिवन, अगर उसकी छत डल गई है तो उस पर नंबर दे दे, अन्यथा उस पर नंबर ना दे। इसके बाद भवन नंबरिंग विशिष्ट मामले, तो आप एक मकान सूचकांक ब्लॉक में कई सड़कें शामिल होती हैं। सड़क के पार भवनों को लगातार क्रम दिया जाना है। याद रखना, भवन का जो नंबर देने का कार्य है, आपको पता है कि हमेशा जो ऊपर की साइड है उत्तर रहता है, यहाँ पर क्या रहता है पूर्व, और ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो हमेशा भवन का जो भी आपको HLV मिली है तो प्रारंभिक बिंदु हमेशा कहाँ रखना है, उत्तर पश्चिम रखना, और इस तरह से आपको भवन नंबर देना। फिर ऐसे यहाँ पर क्रम से आपको ऐसे भवन देते चलना है, और आपका अंतिम जो बिंदु रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा दक्षिण पूर्व में जाके। भवन नंबरिंग विशिष्ट मामले, कुछ अलग सलग इकाइयां भी रहेंगी तो आपको नंबर दें, लेकिन ध्यान ये रखना है कोई भी भवन छूट ना पाए। एक शहरी मकान सूचीकरण ब्लॉक में नंबरिंग सड़क की धुरी के अनुसार चलना है। अगर जो शहरी क्षेत्र है वहां पर हमें जो भी भौगोलिक स्थिति है, जो सड़क बनी है उसके आधार पर हमें नंबर देना है। अस्थायी या खुली बाजारों में भी ध्यान रखना है। साझा छतें, चार तरफ कोई दीवार नहीं है, या तिरपाल प्लास्टिक की छतें, या सिर्फ डंडे या कंक्रीट की छत, या 3 ऊंचा फर्श, यदि इसके लिए उपयोग किया जाना बेचने का काम है, दुकानदार रात में सोते हैं, तो ऐसी संरचना भवनों के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार नंबर दिया जाना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि ये मान लो हमने 10 नंबर दिया था, इस भवन का नंबर ये 10 नंबर दिया था और इसको 11 दिया था, और ये अभी कंप्लीट नहीं था, लेकिन जब हम जनगणना करने गए तो ये कंप्लीट हो गया, तो इसको हम 10 और 11 के बीच में 10/1 नंबर दें। अगर कोई भवन बाद में कंप्लीट हुआ है और जब हम जनगणना करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम 10/1 दे सकते हैं। जनगणना मकान को मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वचालित रूप से 0001 से शुरू करके क्रमिक रूप से नंबर दिया जाएगा। ये हमें नहीं देना, ये मोबाइल स्वयं देगा, ऐप स्वयं देगा। यह मकान सूचिका ब्लॉक में अंतिम जनगणना मकान तक लगातार चलेगा। भवन जनगणना मकान को नंबर देने के लिए दिशा निर्देश कुछ इस तरह हैं। प्रगणक द्वारा हमें क्या लिखना है, हमें भवन में CN या स्थानीय भाषा में CN का कोई समकक्ष लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे मान लो इस भवन को नंबर दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे CN, और नंबर मान लो इसका है 102, तो इसका 102 नंबर देंगे, और इसके अंदर मान लो 3 जनगणना मकान है तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में 3 कर देंगे।
ये देखिए आप, भवन संख्या या तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया, जनगणना मकान द्वारा। उपनंबरों का भी उपयोग कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था कि उपनंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और जनगणना मकान संख्या जो सीरियल नंबर में 0001 दी जाएगी, तो इसमें हमें अलग से कुछ नहीं करना। प्रकरणों को पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण प्रश्नों के साथ शुरुआत करेंगे, स्थानीय स्थितियों के संदर्भ विस्तृत सेवा कराएंगे, स्टडी और उदाहरण को समझेंगे, जांच करने, प्रतिक्रिया में अंतर करने और उन्हें कोड करने का तरीका समझें।